आज इस वीडियो में वीडियो पार्ट सेकंड और सेकंड में फर्स्ट पेपर और फर्स्ट पेपर का आज टॉपिक है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि जहाँ तक हम देखते हैं कि अनुसंधान या शोध कार्य की अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मानव ने अपने चारों ओर के जब वातावरण को, पर्यावरण को और विश्व का जहाँ तक जो प्रारंभिक ज्ञान अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया। मानव के पास संचित ज्ञान का अधिकांश भाग हम कहें कि अवलोकन का ही हिस्सा होता है या अवलोकन का ही परिणाम होता है, तो इसमें भी कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक हम देखते हैं कि सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक को जानने में मानव ने इसी विधि का सहारा लिया है। विभिन्न विज्ञानों के जहाँ तक प्रारंभिक विकास में अवलोकन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जहाँ तक नक्षत्र विद्या, ज्योतिष का जो प्रारंभिक ज्ञान था, जैसे चांद, तारे, सूर्य, ग्रहों के बारे में जो जानकारी वैज्ञानिकों ने प्राप्त की, तो वो भी अवलोकन के माध्यम से प्राप्त की थी। हम ऋतु विज्ञान की जहाँ तक बात करें तो मौसम परिवर्तन है, वह भी अवलोकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त की, उसके बारे में भी। तो वहीं वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र का, इनके बारे में भी जो भी वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है, उस सब की जो प्रारंभिक विधि है वो अवलोकन ही है। वनस्पतियों के जैसे फलने फूलने और जीवों में जन्म, मृत्यु, वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन, ये जो सभी इनके बारे में जो भी शोध कार्य हुए हैं या अध्ययन हुआ है या मानव ने ज्ञान प्राप्त किया है, इन सब का आधार हम कहें कि अवलोकन ही रहा है, तो इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। हम कुछ इतिहास के उदाहरणों की जहाँ तक बात करें तो मैडम क्यूरी ने जो रेडियोधर्मिता और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जहाँ तक पेनिसिलिन का जो ज्ञान प्राप्त किया था या हम कहें कि आविष्कार किया था, वहीं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत अपना दिया था, इन सभी का आधार अवलोकन विधि ही रही है। ज्ञान की खोज में अवलोकन विधि का योगदान बहुत ही प्राचीन काल से होता रहा है। तो अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम ये भी कहें कि कोई भी विज्ञान हो जिसका प्रारंभ और सत्यापन के लिए अंत में अवलोकन का इशारा लिया जाता है। तो अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपनी समस्त इंद्रियों में से हम कहें कि आँखों का प्रयोग ज़्यादा करता है। आँखों से वह देखता है, परखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है और उसके आधार पर वो कोई ज्ञान प्राप्त करता है, किसी निष्कर्ष तक पहुंचता है, उसके कार्य कारण संबंधों तक पहुंचता है। तो यहाँ जब हम इसके शाब्दिक अर्थ की जहाँ तक एक बात करें तो शाब्दिक अर्थ अवलोकन का अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है।
और ऑब्जर्वेशन का जो अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना या अवलोकन करना। तो हम कहें किसी घटना को देखना, किसी क्रिया को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उसका प्रयोग करना, उसका निरीक्षण परीक्षण करना, उसको जांचना, ये सभी अर्थ हम कह सकते हैं कि अवलोकन के पर्यायवाची शब्द हैं। और जहां तक हम ये भी कह सकते हैं कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए जो स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को जब सूक्ष्म रूप से देखा जाता है, सूक्ष्म रूप से परखा जाता है, तो उसको अवलोकन कहा जाता है। जहां तक परिभाषा की बात है, तो परिभाषाओं में हम यहाँ विभिन्न समाज शास्त्रियों ने जो अवलोकन के बारे में जो परिभाषा दी हैं, उनमें पहली परिभाषा हम मोजर के अनुसार देखते हैं। और मोजर का कहना है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। यानी मोजर का जहाँ तक सवाल है, वो ये कहते हैं कि अवलोकन में व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता कानों तथा वाणी की इतना प्रयोग नहीं करता है, वह नेत्रों का प्रयोग वहाँ ज़्यादा करता है। नेत्रों से वह ज़्यादा देखता है, नेत्रों से वह ज़्यादा समझता है, नेत्रों से उसको कार्य कारण संबंधों की खोज करने का प्रयास करता है। तो ऐसी जो विधि है तथ्य संकलन करने की या किसी घटना को देखने की, समझने की, कार्य कारण संबंधों को पहुँचने की, जहाँ नेत्रों का प्रयोग को करने में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र है, तो ऐसी विधि को अवलोकन मोजर मानते हैं। दूसरी परिभाषा के रूप में श्रीमती यंग ने जो परिभाषा दी है, वो है कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। पीवी यंग ने भी यहाँ खासकर नेत्रों की बात कही है कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जहाँ तक हम यहाँ देखते हैं कि दोनों समाज शास्त्रियों ने अवलोकन विधि में आँखों के प्रयोग को ज़्यादा महत्व दिया है कि यहाँ पर इस विधि के अंतर्गत एक अवलोकनकर्ता, एक अध्ययनकर्ता जब किसी घटना को देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसके कार्य कारण संबंधों तक पहुँचने का जहाँ तक वो प्रयास करता है, तो वहाँ उसमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण जो उसकी इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें नेत्र हैं, आँखें हैं। तो एक समान तौर पर भी हम देखते हैं कि हम किसी संस्था का निरीक्षण करने जा रहे हैं, अवलोकन करने जा रहे हैं, किसी घटना का अवलोकन करने जा रहे हैं, तो वहाँ व्यक्ति आँखों से ज़्यादा देखता है, आँखों से ज़्यादा समझता है। किसी व्यक्ति का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, तो उसकी फेस रीडिंग है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब यानी दूसरी इंद्रियों के माध्यम से वो इनका नहीं समझ सकता है, यहाँ वो आँखों का प्रयोग ज़्यादा करता है। तो उसके आधार पर एक कार्य कारण संबंधों तक पहुँचने का प्रयास करता है। तो कुल मिला के यहाँ समाजशास्त्रियों ने जो बात कही है अवलोकन के बारे में, तो मोटी बात एक यही है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपनी ज्ञानेंद्रियों में से सबसे ज़्यादा आँखों का प्रयोग करता है। आँखों का प्रयोग करने में वो स्वतंत्र रहता है। आँखों के माध्यम से ही
वह तथ्यों को इकट्ठा करता है, जो समझता है और कार्य कारण संबंधों तक पहुंचने का प्रयास करता है। ऐसी विधि जो है, इस विधि के माध्यम से जब अनुसंधानकर्ता तथ्यों को इकट्ठा करता है तो वो विधि अवलोकन कहलाती है। अब यहाँ अवलोकन की कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। विशेषताओं में हम यदि देखें तो हम इसकी विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे। तो पहला इसमें बिंदु है मानव इंद्रियों का प्रयोग। जैसा कि हमने अभी तक देखा, मानव इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों की जहाँ बात हुई थी, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इस संसार के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो अवलोकन विधि में मानव या इंसान या अनुसंधानकर्ता इंद्रियों का पूर्ण एवं हम एक व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करता है। इसमें अवलोकनकर्ता जो होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है, अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है। उनसे भी तथ्यों को इकट्ठा करता है, उनसे भी घटना को समझने का प्रयास करता है। किंतु नेत्रों का प्रयोग हम कहें तो इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु, हम कहें तथ्यों को, कभी उसको आवश्यकता पड़ती है तो नोट भी करता है, लिखता है। तो हम कहें कि अवलोकन विधि में एक अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता अपनी समस्त इंद्रियों की जो प्रयोग करता है, आँख का प्रयोग करेगा, नाक का प्रयोग करेगा, कान का प्रयोग करेगा, उसमें सबसे ज़्यादा वह आँखों के माध्यम से उस घटना को समझने का प्रयास करता है। दूसरी विशेषता यदि हम देखें तो वो है प्राथमिक सामग्री का संकलन। और प्राथमिक सामग्री के संकलन से यहाँ तात्पर्य है कि अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं एक घटना स्थल पर या जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं, जिसको हम प्राथमिक सामग्री भी कहते हैं, प्राथमिक सामग्री का वो संकलन करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ सामग्री हमारी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक, तो प्राथमिक सामग्री यानी द्वितीयक सामग्री से हम उनको अधिक विश्वसनीय मानते हैं। तो अवलोकन विधि के माध्यम से अवलोकन के द्वारा जो सामग्री का संकलन होता है, जो सामग्री को इकट्ठा किया जाता है, वो प्राथमिक सामग्री के रूप में जानी जाती है। अगली विशेषता है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। तो यहाँ इसकी विशेषता के रूप में हम कहते हैं या हम कह सकते हैं कि अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता एक तो स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है और वह घटनाओं का वहाँ गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करता है। गहराई से, गहनता से वहाँ से तथ्यों को इकट्ठा करता है और वहाँ केवल वो उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है, उन्हीं तथ्यों को एकत्र करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से है। तो कहने का मतलब यहाँ ये कि जहाँ अनुसंधानकर्ता, अवलोकनकर्ता या अध्ययनकर्ता घटना के समक्ष मौजूद रहता है या मौजूद रहकर वहाँ से घटना का अवलोकन करता है और जब तथ्यों को इकट्ठा करता है तो वह सूक्ष्म एवं गहनता से तथ्यों का संकलन करता है और उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जो इसके यानी उद्देश्य को पूरा करने में सफल साबित होते हैं, उसके उद्देश्य से अनुकूल होते हैं। बाकी अवलोकन विधि में यानी निरर्थक तथ्यों को हम कहें कि संकलन उनका होना, उसकी जो बहुत ही कम उम्मीद होती है, क्योंकि वहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं मौजूद है, अध्ययनकर्ता स्वयं मौजूद है। अगली विशेषता के रूप में हम देखते हैं
कि कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। अवलोकन विधि के माध्यम से जब अनुसंधान करता या अवलोकन करता, जब तथ्यों को इकट्ठा करता है तो उन तथ्यों के आधार पर वो कार्य कारण संबंधों का भी पता लगता है उससे। सामान्य अवलोकन एवं जो वैज्ञानिक अवलोकन में ये एक मूल अंतर होता है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता जो है केवल घटनाओं को देखता है, जबकि जहाँ वैज्ञानिक अवलोकन की जहाँ बात आ जाती है तो वहाँ वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है, जिनके आधार पर बड़े बड़े सिद्धांतों का निर्माण होता है। अभी तक हम देखें तो इस अवलोकन के आधार पर, जैसे हमने अभी बताया था, चाहे वो मैडम क्यूरी हैं, चाहे वो फ्लेमिंग हैं, चाहे वो न्यूटन हैं, इन्होंने जो अपने अपने जो सिद्धांत दिए हैं वह अवलोकन के आधार पर कार्य कारण संबंधों को जानकर ही वह सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो कहने का मतलब कि एक अवलोकन विधि ऐसी है जिसके माध्यम से तथ्यों को इकट्ठा भी किया जाता है। और हम जहाँ तक वैज्ञानिक अवलोकन की जहाँ तक बात आती है तो वैज्ञानिक अवलोकन में वहाँ उसके कारणों को भी ढूंढा जाता है, कार्य कारण संबंधों का भी पता लगाता है, जिससे नए नए सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। तो इसका तात्पर्य ये है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति के नाम से भी जानी जाती है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का यहाँ अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन विधि के द्वारा किया जाने वाला जो अध्ययन है वह कोई काल्पनिक अध्ययन नहीं होता है, वह संपूर्ण अध्ययन जो होता है व्यावहारिक या अनुभवों पर आश्रित होता है, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं घटना के पास जाता है, वहाँ से तथ्य इकट्ठे करता है। वह एक जगह बैठ के कोई कल्पना करके नहीं बता, हाँ हमको घटना जो घटित हुई है उसके कारण ये रहे होंगे, वो रहे होंगे, इस प्रकार से वह कोई काल्पनिक बातें नहीं करता। वह वहाँ मौजूद रह के वहाँ जाकर, घटना के समक्ष जाकर, घटना स्थल पर जाकर वो तथ्यों को इकट्ठा करता है, उसका अनुभव करता है, देखता है, समझता है और उसके बाद में किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। तो इसलिए इसको एक व्यावहारिक एवं अनुभवाश्रित विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं विशेषताओं में निष्पक्षता। और निष्पक्षता का तात्पर्य, जैसे एक सामान्य बात है, निष्पक्षता हम सभी जानते भी हैं कि अवलोकन में अध्ययनकर्ता जब स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जांच करता है तो हम कह सकते हैं कि उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर भी कसा जा सकता है। और उन तथ्यों के आधार पर जब निष्कर्ष निकलते हैं तो वो निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होता है। और वहाँ हम कहें कि यदि अवलोकनकर्ता ने, अनुसंधानकर्ता ने बिना किसी पूर्वाग्रहों के वो तथ्यों को इकट्ठा किया है तो वो जो निष्कर्ष जो होंगे वह वैज्ञानिक होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। तो यहाँ निष्पक्षता हम इसलिए मानते हैं कि यहाँ अवलोकनकर्ता स्वयं तथ्यों को इकट्ठा करता है, स्वयं अपनी आँखों से घटना को देखता है, समझता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी आँखों पर अधिक विश्वास करते हैं। हमने लोगों को कहते भी सुना है, जब कभी वो सत्यता का जब प्रमाण देते हैं तो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा है, ये मेरे सामने की बात है। तो यहाँ भी अवलोकनकर्ता जो है वो अपनी आँखों का प्रयोग ज़्यादा करता है, आँखों का प्रयोग करते हुए तथ्यों को इकट्ठा करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो तथ्य जो होते हैं वह अधिक निष्पक्ष होते हैं या सटीक होते हैं। अगली विशेषता के रूप में प्रत्यक्ष अध्ययन, ये भी सीधा साधा बिंदु है।
इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन इसीलिए है कि अवलोकनकर्ता जो है वह स्वयं घटना के पास जाता है, घटना स्थल पर जाता है और घटना स्थल पर जाकर वह वहाँ से तथ्यों को इकट्ठा करता है, उनको संकलित करता है। यहाँ अध्ययनकर्ता तो हम कह सकते हैं कि घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से वह देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। तो ये एक तरीके से एक प्रत्यक्ष अध्ययन भी है, एक प्रत्यक्ष विधि भी है, जहाँ अनुसंधानकर्ता जो है लोगों से संपर्क भी करेगा, उनसे पूछेगा भी, घटना के बारे में पूछेगा, उनसे बात करेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा और उसके चेहरे के हाव भाव को देखेगा। तो इन सब को देखकर वह जब तथ्यों को इकट्ठा करेगा तो निश्चित रूप से वह अधिक निष्पक्ष सटीक तथ्य होंगे, सही तथ्य संकलित होंगे। एक विशेषता है इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन से यहाँ तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति का जब व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन माना जाता है, जिसे हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और उसे हम एक महत्वपूर्ण पद्धति भी कहते हैं। उसी प्रकार से अवलोकन के माध्यम से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना अवलोकन विधि से उत्तम माना जाता है। जहाँ व्यक्तिगत व्यवहार का जब अध्ययन की बात आती है तो वहाँ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हमारी जैसे सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से जब सामूहिक व्यवहार के अध्ययन की जब बात आती है तो वहाँ एक अवलोकन विधि ही इस प्रकार की विधि है कि यह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे उचित मानी जाती है। तो ये कुछ अवलोकन की विशेषता हैं और आज हम इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।